लालू प्रसाद यादव देश के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन। इनके नाम में झोल, इनके काम में झोल, इनकी डिग्री में झोल। देश भर में इनकी छवि एक भ्रष्ट और साथ ही में हास्य नेता की भी है। इनकी लोकप्रियता उनके बिहारी उच्चारण और अनोखे अंदाज के भाषण को लेकर भी है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह बनाने का वादा हो या रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत और देश का सबसे बड़ा चारा घोटाला, इनका नाम हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। टीवी हो या सोशल मीडिया, लालू यादव के लतीफ़ों का दौर आज भी खत्म नहीं हुआ है। इनके कारनामे ही ऐसे हैं। बिहार 1990 से 2004 तक लालू प्रसाद यादव के सत्ता के अधीन हो गया। 1989 में राष्ट्रीय स्तर जीत के बाद 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उन्होंने कई लोक लुभावन उपायों के जरिए व्यापक लोकप्रियता हासिल की, जिसमें उन्होंने उच्च जातियों को साइड करके पिछड़ी जाति और दलितों के लिए कई योजनाएं, नौकरियां उपलब्ध करा दी, उनको इज्जत सम्मान लौटाया और उन्हें पहली बार वोट देने का मौका भी दिया। लालू यादव अपने अधिकांश गरीब समर्थकों की तरह जीवन जीकर खुद को गरीबों का मसीहा बताते थे, लेकिन गरीब बेचारे मासूम बिहारियों को ये पता नहीं था कि वो खुद को गरीबों को मसीहा बताने वाला उनका प्रिय नेता कितना बड़ा भ्रष्ट है। अक्सर राजनेता लोग पैसों और सत्ता के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो अपना काम ही भूल जाते हैं, जिसके लिए जनता उनको वोट देती है। और लालू प्रसाद यादव के साथ भी यही हुआ। वो देश के महाकाय भ्रष्टाचार के मुख्य दोषी पाए गए। चारा घोटाला एक देश का महाकाय भ्रष्टाचार घोटाला, जिसमें लगभग 940 करोड़ का घपला हुआ था। लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल थे। ये चोरी कई वर्षों तक चली और कथित तौर पर इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता दल पार्टियों के कई प्रशासनों में बिहार राज्य के कई प्रशासनिक और निर्वाचित अधिकारी शामिल थे। भ्रष्टाचार की योजना में काल्पनिक पशुधन के विशाल झुंड का निर्माण शामिल था, जिसके लिए चारा, दवाइयाँ और पशुपालन उपकरण कथित तौर पर खरीदे गए थे। हालांकि ये घोटाला 1996 में सामने आया, लेकिन चोरी 2 दशकों से जारी थी और आकार में बढ़ गई थी। चोरी की भयावहता और अवधि के अलावा ये घोटाला भारतीय मीडिया में कवर किया गया था और जारी है, क्योंकि इसने नौकरशाहों, निर्वाचित राजनेताओं और व्यवसायियों के बीच व्यापक गठजोड़ का खुलासा किया है और माफिया राज के एक उदाहरण के रूप में, जिसने देश के कई राज्यों द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्रों में घुसपैठ की है। इस घोटाले की शुरुआत कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण छोटे पैमाने पर हुए गफले से हुई थी, जो समय के साथ बढ़ता गया और राजनेता और व्यवसायों जैसे अतिरिक्त तत्वों को भी इसमें शामिल करता गया, जब तक कि एक पूर्ण माफिया का गठन नहीं हो गया। जगन्नाथ मिश्रा, जिन्होंने 1970 के दशक के मध्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा किया, घोटाले में शामिल होने के बारे में जानने वाले वे पहले मुख्यमंत्री थे। फरवरी 1985 में भारत के तत्कालिक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक टी.एन. चतुर्वेदी ने बिहार राज्य के खजाने और विभागों द्वारा मासिक खाता प्रस्तुत करने में देरी का नोटिस लिया और तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह को पत्र लिखकर उन्हें चेतावनी दी कि अस्थायी गफले का संकेत हो सकता है। इसने कई मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में बिहार सरकार के प्रधान महालेखाकार यानी पीएजी और सीएजी द्वारा करीबी जांच और चेतावनी की एक सतत श्रृंखला शुरू की, लेकिन चेतावनी को इस तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, जो बिहार सरकार में अत्यंत वरिष्ठ राजनीतिक और नौकरशाही अधिकारी द्वारा एक पैटर्न का संकेत था। 1992 में राज्य की भ्रष्टाचार विरोधी सतर्कता इकाई के एक पुलिस निरीक्षक विधु भूषण द्विवेदी ने कथित प्रतिशोध में द्विवेदी को सतर्कता इकाई से हटाकर प्रशासन की एक अलग शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया, फिर उन्हें उनके पद से ही निलंबित कर दिया। बाद में घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचारों के मामलों की सुनवाई के दौरान उन्हें गवाह बनाया गया और झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से उन्हें बहाल कर दिया गया। बिहार पशु चिकित्सा संघ ने पहली बार 1985 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपालन माफिया का पर्दाफाश किया। 1990 में बिहार पशु चिकित्सा संघ की कार्यकारिणी समिति बदल गई
और डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद शर्मा को बीवीए का महासचिव बनाया गया। एक बार जब माफिया ने संघ पर नियंत्रण कर लिया तो उन्होंने फिर पूरी ताकत झोंक दी। उसी समय डॉक्टर धर्मेंद्र सिन्हा और डॉक्टर बीरेश प्रसाद सिन्हा, जो बीवीए के पूर्व अधिकारी हैं, ने माफिया के इस पूरे अनैतिक व्यवहार के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिहार के सभी राजनीतिक लोगों के सामने इसका पर्दाफाश किया। इन सभी राजनीतिक लोगों के बीच सुशील कुमार मोदी भी थे, जिन्होंने वीएस द्वारा पर्दाफाश किए जाने के बाद पूरे प्रकरण की शुरुआत की। तत्कालीन करिश्माई लेकिन देशी नेता लालू प्रसाद यादव अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे, जहां तत्कालीन वित्त आयुक्त वीएस दुबे ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता को पकड़ा। 1992 में तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर विधु भूषण द्विवेदी, जो राज्य सतर्कता विभाग में कार्यरत थे, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य उच्च स्तरीय व्यक्तियों की संलिप्तता का उल्लेख था। उनकी रिपोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया और उनका तबादला दूसरे विभाग में कर दिया गया, पर उन पर कई तुच्छ जांच और निलंबन की तलवार लटकी। उन्हें जांच में भाग न लेने के लिए उनके आवास पर बम फेंकने की भी धमकी दी गई। हालांकि बाद में इस घोटाले की जानकारी अन्य अधिकारियों को भी हुई। 19 जनवरी 1996 को राज्य के वित्त सचिव वीएस दुबे ने सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर को अत्यधिक निकासी के मामलों में जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने 20 जनवरी 1996 को अपने एक अतिरिक्त सचिव को रांची कोषागार से पशुपालन विभाग द्वारा पैसे की अत्यधिक निकासी की जांच करने के लिए भेजा। जांच में सरकारी धन की बड़े पैमाने पर लूट का खुलासा हुआ। जाली दस्तावेज द्वारा धोखाधड़ी से निकाला गया। फिर 27 जनवरी 1996 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने विजय शंकर दुबे के निर्देश पर उनके अधिकार क्षेत्र के तहत जिले के चाईबासा शहर में पशुपालन विभाग के कार्यालयों पर छापा मारा। उनके दल ने जो दस्तावेज जब्त किए और पत्रकार रवि एस झा ने दी। और करने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद यहाँ पे खुद अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति गठन का आदेश देते हैं। ऐसी आशंकाएं थी कि राज्य पुलिस, जो राज्य प्रशासन के प्रति जवाबदेह है, और जांच समिति मामले की सख्ती से जांच नहीं करेगी और मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को हस्तांतरित करने की मांग उठाएगी, जो राज्य के बजाय संघीय अधिकार में है। ये भी आरोप लगाए गए कि जांच समिति के कई सदस्य स्वयं इस घोटाले में शामिल थे। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसके कारण अदालत की भागीदारी हुई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्देशों के आधार पर मार्च 1996 में पटना उच्च न्यायालय के आदेश दिया गया कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए। इसके चलते सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सीबीआई ने बिहार के सेवारत मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के संबंधों का पता लगाया और 10 मई 1997 के बिहार के संघ द्वारा नियुक्त राज्यपाल से लालू यादव पर मुकदमा चलाने का औपचारिक अनुरोध किया। उसी दिन एक व्यावसायिक हरीश खंडेलवाल, जो आरोपियों में से एक था, एक नोट के साथ ट्रेन की पटरियों पर मृत पाया गया, जिसमें कहा गया था कि उसे सीबीआई द्वारा अभियोजन पक्ष के लिए गवाह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सीबीआई ने आरोप को खारिज कर दिया और इसके स्थानीय निदेशक यूएन बिस्वास ने राज्यपाल के पास अपील को बरकरार रखा। एक आयकर जांच ने भी घोटाला के लिए लालू यादव को दोषी ठहराया। 8 मई 2017 को राज्य आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपए के चारा घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज सभी चारों मामले में अलग अलग सुनवाई का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा लालू प्रसाद के यादव के खिलाफ साजिश के आरोपों को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को 9 महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दे दिया। 17 जून को राज्यपाल ने लालू यादव और अन्य पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। बिहार सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारी न्यायिक हिरासत में लिया गया। सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ विशेष अदालत में दाखिल करने के लिए आरोप पत्र भी तैयार करना शुरू कर दिया। आरोपी बनाए जाने पर जेल जाने की आशंका के चलते लालू यादव ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की, जिसका सीबीआई ने अदालत में लालू यादव के खिलाफ सबूतों को सूचीबद्ध करते हुए विरोध किया। 23 जून को सीबीआई ने लालू यादव और 55 अन्य सह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। लालू यादव ने जब अग्रिम जमानत लेने की कोशिश की,
लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने उसकी अपील रिजेक्ट कर दी। लालू यादव के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी, जिसके चलते 25 जुलाई को लालू यादव को उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर 28 जुलाई 1997 को राबड़ी की नई सरकार बनी। सीबीआई ने घोटाले को लेकर कुल 66 मामले दर्ज कराए थे। इनमें से 6 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख जुर्माना हुआ। चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में 3 अक्टूबर 2013 को वो पहली बार सजा मिलने के बाद से वो 3 साल से अधिक वक्त जेल में गुजार चुके हैं। हालांकि इसमें सिर्फ 8 महीने उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में गुजारा है। बाकी वक्त न्यायिक हिरासत से वो इलाज के लिए रांची, दिल्ली और मुंबई के हॉस्पिटल्स में ही भर्ती रहे। फिर 13 दिसंबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद वो जेल से बाहर आ गए। इस कारण उन्हें लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इसके बाद उन्हें 6 जनवरी 2018 में दूसरी सजा देवघर ट्रेजरी के मामले में 3.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। ये कोषागार से 89.27 लाख की अवैध निकासी का केस था। फिर तीसरी सजा 23 जनवरी 2018 को चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना सजा सुनाई थी। और फिर चौथी सजा 15 मार्च 2018 को दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पीसी एक्ट और आईपीसी एक्ट में दोषी करार देकर 7 साल की अलग अलग सजा कैद की सजा सुनाई और उन पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। और फिर 21 फरवरी 2022 को 5वीं सजा डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उन्हें 5 साल की कैद और 60 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई। तो ये थी चारा घोटाले के बारे में डिटेल जानकारी। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।